ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास कहने को तो खुशी नहीं है और बाप के नाम पर एक ऐसी डार्क रियलिटी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो सीन कुछ ऐसे शुरू होता है 25 दिसंबर 2011 को। बाहर पूरा शहर जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन अपने जी हाँ के दिल में सिर्फ सन्नाटा और आंसू है। वो अकेली खड़ी है क्योंकि उसका बाप अभी अभी 7 साल बाद जेल से लौटा है। बाहर से देखने पे लगता है कि बाप बेटी दोनों इमोशनली नाटक कर रहे हैं। बाप कहता है मुझे माफ कर दो, मैं 7 साल जेल में था, रोज खुद को कोसता था। सुनने में बड़ा इमोशनल लगता है, राइट? लेकिन भाई असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि वो बाप जो रो रो कर माफी मांग रहा था वो असल में एक साइको मॉन्स्टर है। जैसे ही वो दोनों किचन में आते हैं, बाप का असली रूप बाहर आ जाता है। वो कहता है तूने मुझे जेल भेजा था, इससे अच्छा होता कि मैं तुझे वहीं मार देता। तो फिर बाप अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश करता है। जी हाँ, जमीन पर गिर जाती है, सांस रुकने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी चीज होती है जो पूरी कहानी का पासा ही पलट देती है। एक गोली चलती है और वो साइको बाप जमीन पर खून से लथपथ गिर पड़ता है। लेकिन उनको गोली चली कहां से, या फिर जिहा ने खुद कुछ किया? तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 15 साल पहले जो खूबसूरत परिवार हंसते खेलते वक्त बिता रहा था, वही अचानक एक रात खौफनाक शिकार में कैसे बदल गया। असल में वो कोई आम घर नहीं था, वो एक हाई सिक्योरिटी सेफ हाउस था। और यूल के माता पिता कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, बल्कि एक अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेंट थे। और वो जो बच्ची यूल ने बर्फ पर मैरी क्रिसमस लिखा था, वो कोई बच्ची की मासूमियत नहीं थी, वो एक कोडेड सिग्नल था। उसने अपने होने वाले किलर्स को बताया नहीं था, बल्कि अपने हैंडलर्स को अलर्ट किया था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आता है जब ये पता चलता है कि जो असैसिनेशन इस परिवार को खत्म करने आई थी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद बड़ी हो चुकी यूल खुद है। टाइम लूप का ये सबसे डार्क सच है, वो अपने ही पास्ट को मिटाने के लिए वापस आई थी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, माँ बाप अपनी छोटी सी बेटी यूल के साथ बहुत खुश है, घर में ऐसी मजाक है और यूल भी धीरे धीरे अपने आप काम करना सीख रही है। लेकिन इस प्यारे से परिवार की सबसे खास बात यह है कि यूल अभी बहुत छोटी है और उसके माता पिता उसकी हर छोटी सी चीज पर ध्यान देते हैं। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। इसी बीच यूल भी अपना खाना खुद खाने की कोशिश करती है, और जब वो पूरा खाना खुद खत्म कर लेती है तो उसके पिता मतलब उसके फादर उसे देखकर इतने खुश हो जाते हैं जैसे बेटी ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन असली प्यारा मोमेंट तब आता है जब दोनों मिलकर यूल को एक पैर पर खड़े होने की प्रैक्टिस करवाते हैं। पहले यूल थोड़ा स्ट्रगल करती है, लेकिन जब वो आखिरकार बैलेंस बना लेती है तो पूरा घर उसकी छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करने लगता है। और यहीं से समझ आता है कि इस परिवार के लिए यूल सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उस दिन सब कुछ नॉर्मल रोज जैसा ही लग रहा था। बच्ची अपनी माँ के साथ थी, अस्पताल का माहौल भी काफी शांत था और देखने में ऐसा लग रहा था कि इस परिवार की जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी ही नहीं है। लेकिन इसी बीच माँ अपनी कुछ दूसरी दोस्तों के साथ बैठती है और बातों बातों में वो बताती है कि उसने काफी समय से अपना काम छोड़ रखा है क्योंकि उसे अपनी बच्ची की देखभाल करनी थी। लेकिन अब उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और अगले दिन से वो वापस काम पर जाएगी। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है तुम इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर काम पर कैसे जा सकती हो? माँ कुछ देर सोचती है और बताती है कि पूरे दिन बच्ची की देखभाल करते करते कभी कभी उसे अपना काम भी याद आता है। उसकी बातें सुनकर बाकी लेडीज थी वो भी अपनी अपनी जिंदगी की बातें करने लगती हैं। परिवार के अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही थी जिनके बारे में घर के बाकी लोगों को भी कुछ सच्चाई का पता नहीं था। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हमें पता चलता है कि इस परिवार की परेशानी सिर्फ काम पर वापस जाने तक ही मतलब लिमिटेड या सीमित नहीं है। तो दूसरे सीन में एक लेडी होती है जो अपनी जिंदगी से काफी परेशान नजर आ रही होती है। वो गुस्से और दुख में बस यही कहती है कि आखिरकार ये सब कब खत्म होगा। पास खड़ी लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब बस रहने दो। लेकिन तभी कहानी थोड़ा पीछे जाती है। हम देखते हैं कि एक छोटी सी दुकान में एक लड़की अपने रोज के काम में लगी हुई है। वो सब्जी काट रही है और कस्टमर के लिए खाना तैयार कर रही है, बिल्कुल चुपचाप अपना काम कर रही है। तभी दुकान पर एक औरत आती है, एक लेडी आती है और वहाँ बैठी एक लेडी से पूछती है क्या ये लड़की सच में अपनी छुट्टी खत्म होते ही वापस काम पर जाने वाली है? वो लेडी कहती है हाँ, वो जल्द ही अपने काम पर वापस जाएगी। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उससे पता चलता है कि मामला सिर्फ नौकरी पर वापस जाने का नहीं है, क्योंकि लड़की पिछले काफी समय से काम करके अपने परिवार की मदद कर रही है। वो किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं करती है, फिर भी अपनी कमाई से घर चलाने में उसका काफी बड़ा रोल है। और इसी बीच उसकी जिंदगी में एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। जिस दुकान पर ये लोग काम कर रहे हैं उसके ऑनर ने अचानक 3 गुना जो है रेंट बढ़ाने की बात कर दी है। मतलब जो दुकान पहले किसी तरह चल रही थी अब उसे चलाना और भी मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद भी है क्योंकि दुकान में कस्टमर की कोई कमी नहीं है, काम जो है अच्छा चल रहा है। इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्यों ना इसी जगह पर एक खुद का रेस्टोरेंट शुरू कर दिया जाए। लेकिन उन्हें
उन्हें अभी ये पता ही नहीं है कि आगे सिर्फ दुकान का किराया ही नहीं उनकी परेशानी बनने वाला, क्योंकि इस परिवार के सामने आने वाली मुश्किलें इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। फिर हम सीन में देखते हैं कि लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, दुकान में भीड़ है और औरतें भी अपने काम में लगी हुई हैं, ऐसी चीज के बारे में सोच रही हैं जो उन्हें अंदर से परेशान कर रही है। कुछ देर बाद वो वहां से चली जाती है। फिर आगे कहानी रात के समय में पहुंचती है। एक लड़की सड़क पर अकेली चल रही होती है, फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी सामने वाले इंसान की आवाज सुनकर वो रुक जाती है। वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन लड़की की हालत देखकर लगता है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वो फोन पर बात करते करते घर पहुंच जाती है। घर के अंदर आते ही उसका मूड थोड़ा सा बदलता है। वो अपने काम में लग तो जाती है, लेकिन तभी उसके फोन पर कुछ मैसेजेस आते हैं। लड़की उन मैसेजेस को पढ़ती है। उन्हें देखकर कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि सामने वाला उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन लड़की भी कोई जवाब नहीं देती है। और यहीं से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर सब कुछ इतना सिंपल था तो वो लड़की इतनी परेशान क्यों थी। फिर हम सीन में देखते हैं कि जो इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, वहाँ मौजूदा लोगों का रिएक्शन देखकर लगता है कि इस लड़की का यहाँ वापस आना कोई छोटी बात नहीं है। वो चुपचाप अंदर आती है, जैसे वो काफी टाइम के बाद किसी पुरानी जगह पर वापस आई हो। यहाँ पर बहुत सारी यादें उसे जुड़ी हुई है। तभी उसकी जो नजर एक पुराने एम्प्लॉय पे पड़ती है। वो उसे पहचान लेती है, लेकिन सामने वाला भी उसे देखते ही थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की दोबारा यहाँ आएगी। कुछ देर बाद दोनों की बात होती है और वो आदमी उससे पूछता है कि इतने समय से तुम कहाँ थी, अचानक वापस कैसे आई हो। लड़की ज्यादा कुछ नहीं बताती है, बस इतना ही बोलती है कि अब वो सिर्फ काम शुरू करने वाली है। लेकिन उसके पास आते ही ऑफिस का माहौल थोड़ा बदल जाता है। कुछ लोग उससे खुशी से मिलते हैं, कुछ लोग हैरान हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद उसका वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक पुराने मैनेजर से होती है। मैनेजर उसे देखकर काफी खुश होता है और बताता है कि इतने समय बाद उसे देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन बातचीत के दौरान एक ऐसी बात सामने आती है जिसे पता चलता है कि लड़की का यहाँ से जाना किसी छोटी वजह से नहीं हुआ था। उसने ये जगह क्यों छोड़ी थी और इतने टाइम तक वो कहाँ थी, एंड ऐसा अब क्या हो गया कि उसे वापस इसी ऑफिस में आना पड़ा। फिर हम एक दूसरे सीन में देखते हैं कि एक बच्चा रात को अपनी माँ से बस इतना पूछता है कि पापा वापस कब आएंगे। माँ उसे प्यार से समझाती है कि उसके पापा बहुत जरूरी काम से बाहर गए हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। बच्चे को क्या पता था कि उस रात उसके पापा के साथ आखिर में क्या होने वाला है। कुछ टाइम के बाद हम उसी आदमी को एक कार में देखते हैं। रात का टाइम है, सड़क लगभग खाली है, कार तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। अंदर बैठे दोनों लोगों के बीच में कुछ जरूरी बातें हो रही होती हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक ऐसी चीज होती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ ही पल बाद सड़क पर एक कार आग की लपटों में जलती हुई दिखाई देती है। आसपास का जो माहौल है पूरी तरह बदल जाता है, और जो आदमी कुछ देर पहले कार में बैठा था, अब उसकी हालत देखकर लगता है कि मामला पूरा बहुत ज्यादा मतलब कि खराब हो गया है। वहाँ आसपास के लोग तुरंत एम्बुलेंस को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन इसी बीच एक आदमी अपने फोन से उस जलती हुई कार की तस्वीरें लेने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि इसके बाद हम वापस उसी घर में जाते हैं जहाँ एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर सो रही है। बच्चे को अभी भी अपने पिता का इंतजार है। उसे बिल्कुल नहीं पता है कि बाहर की दुनिया में उसके पिता के साथ आखिर में हुआ क्या है। अगले दिन जब माँ अपनी बेटी को लेकर घर से निकलती है तो उसे भी नहीं पता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर देती है। और जांच करते करते उनकी नजर एक पुराने केस पर आ जाती है, एक ऐसा केस जिसमें इस आदमी पर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की हत्या करने का शक पहले से मौजूद था। अब सवाल ये था कि रात में हुआ हादसा सच में एक एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर इस कहानी को एक्सीडेंट जैसा दिखाया गया था। पुलिस उससे पूछती है आखिरकार वो वहाँ पे क्या कर रहा था, तो वो आदमी बताता है कि वो एक एक्चुअल में रिपोर्टर है जो कुछ देर पहले एक क्लब से बाहर निकला था। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो क्लब से बाहर निकला वो एक ऐसी गाड़ी के पीछे चला गया जिस पर पुलिस पहले से नजर रख रही थी। और अब पुलिस उसे पूछती है कि तुम उस गाड़ी के पीछे क्यों गए थे, तो वो रिपोर्टर समझाता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। वो उस दिन सिर्फ एक इंफॉर्मेंट से मिलने के लिए गया था ताकि एक खबर के लिए बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सके। लेकिन उस इंफॉर्मेंट ने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई थी। उसके मुताबिक जिस आदमी का वो पीछा कर रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो क्लब में ड्रग्स पहुंचाने का कोरियर था। अब यहाँ रिपोर्टर्स की दिलचस्पी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ कोरियर को पकड़ना नहीं चाहता था, उसके पीछे असली जो निशाना है, असली जो बंदा है, ठीक है, असल सप्लायर तक पहुंचना चाहता था। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि सिर्फ किसी कोरियर के पीछे जाने से ये साबित नहीं होता है कि उसके पीछे कोई बड़ा सप्लायर है। फिर रिपोर्टर एक और सवाल पूछता है, अगर वो आदमी ड्रग्स पहुंचाता है तो क्या वो खुद भी इस पूरे काम का हिस्सा नहीं है, यानी मामला अब सिर्फ एक छोटी ड्रग डिलीवरी का नहीं रह गया था। रिपोर्टर को लग रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है, और पुलिस को लग रहा था कि जो रिपोर्टर है हद से ज्यादा इस चीजों में घुस रहा है। इसी बीच में पुलिस उसे जाने के लिए कह
देती है, लेकिन रिपोर्टर के जाने के बाद कहानी और भी अजीब हो जाती है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि दिन में एक वुमेन बिल्कुल नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय है और एक अच्छी नौकरी और परिवार और बाकी लोगों जैसी लगती है, लेकिन जैसे उसे कोई क्लाइंट मीटिंग मिलती है उसकी ये नॉर्मल जिंदगी अचानक एकदम अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ क्लाइंट का मतलब कुछ और है जो कि आगे चल के तुम्हें कहानी में पता चलेगा। तो सीन में यो बोना एक आदमी की जानकारी देख रही होती है, इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है। फिर वो अपनी कार लेकर एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे एक खास आदमी से मिलना है। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। वो आराम से वहां पहुंचती है, अपने क्लाइंट के बारे में बात करती है और सामने वाले से मिलने चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि बोना की ये मीटिंग किसी बिजनेस डील को लेकर नहीं है। वो जिस आदमी से मिलने आई है उसे वो दूर से ही देख रही है, क्योंकि बोना कोई आम ऑफिस एम्प्लॉय नहीं है। वो एक स्नाइपर है जिसका निशाना लगभग कभी चूकता ही नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसकी पूरी टीम इस काम को ऐसे करती है जैसे वो कोई नॉर्मल ऑफिस प्रोजेक्ट हो। क्रिमिनल उनका क्लाइंट होता है और इसके गेम को पूरा ओवर करने का जो ऑपरेशन होता है वो कहलाता है क्लाइंट मीटिंग। लेकिन बोना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब वो काफी टाइम के बाद इस वाली फील्ड में वापस आई है, क्योंकि इतने समय तक वो एक माँ बनकर अपनी बेटी और परिवार के साथ रह रही थी। अब उसे दो जिंदगियां संभालनी है, एक तरफ अपने घर, बच्ची और फैमिली, एंड दूसरी तरफ अपने खतरनाक काम को भी अंजाम देना है। अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो बहुत बड़ा अंजाम उसे। और आज उसकी पहली क्लाइंट मीटिंग शुरू होने वाली है। सोचो, एक औरत दिन में एक बिल्कुल नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही औरत इतनी दूर से एक आदमी को गोली मार देती है कि वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आता है कि गोली कहां से आई है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस औरत का नाम यो बोना है, जैसा कि मैंने तुमने बताया था। वो डुरूमी इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टीम 3 की मैनेजर है, लेकिन उसकी असली पहचान इससे बिल्कुल अलग है। वो एक प्रोफेशनल स्नाइपर है और उसका कोड नेम है किंगफिशर। किंगफिशर की खासियत ये है कि वो अपने टारगेट को दूर से देखती है और सही टाइम का इंतजार करती है और फिर एक गोली में पूरा गेम ओवर कर देती है। किंग बोंगपाल सेल्स टीम 3 का टीम लीडर है। बाहर से देखने पर उसकी टीम बिल्कुल आम ऑफिस एम्प्लॉय जैसी लगती है, लेकिन असल में सेल्स टीम 3 कोई नॉर्मल सेल्स टीम है ही नहीं। इन लोगों का असली काम उन क्रिमिनल्स को खत्म करना है जो अपने क्राइम्स करने के बाद कानून से इजीली बच जाते हैं। तो इस टीम में की यंगडो है जो कि टेक्नोलॉजी और हैकिंग से रिलेटेड जो काम है उसे संभालता है, और बाकी मेंबर्स भी अपने अपने तरीके से मिशन में मदद करते हैं। इन लोगों के लिए टारगेट को एक खास नाम दिया गया है, क्लाइंट। फिर हम देखते हैं कि स्टोरी जो है प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ यो बोना एक लड़के के सामने खड़ी होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, माहौल बिल्कुल शांत है। तभी यो बोना उस लड़के से एक ऐसी बात कहती है जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन आगे चलकर इसी बात का उसकी पूरी जिंदगी में एक कनेक्शन होने वाला है। यो बोना कहती है कि उसका नाम यो बोना है और फिर बताती है कि शायद उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ है। वो लड़का है ताइसंग। उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो दिन कभी आएगा ही नहीं जब ताइसंग को ये यो बोना का कोई दूसरा चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के बाद कहानी अचानक प्रेजेंट टाइम में आती है। टीवी पर एक खूंखार किलर की खबर चल रही होती है। लोग उस किलर को किंगफिशर के नाम से जानते हैं। किंगफिशर कोई आम क्रिमिनल नहीं है। वो ऐसे क्रिमिनल्स को निशाना बनाता है जो अपने से बड़े अपराध करने के बाद भी कानून से बच निकलते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि किंगफिशर अपने टारगेट्स को दूर से सिर्फ एक गोली में गेम ओवर कर देता है। अभी के टाइम किंगफिशर को पूरी दुनिया एक मिस्टीरियस किलर समझ रही है। उसकी असली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है, बल्कि सिर्फ योबना को पता है, यानी जिस लड़की ने कुछ साल पहले बर्फ के बीच में खड़े होकर ताइसंग से अपने प्यार की बात कही थी, वही लड़की योबोना अब एक सीक्रेट असैसिनेशन बन चुकी है। लेकिन तभी कहानी हमें एक होटल के रूम की तरफ ले जाती है जहाँ पर एक आदमी की हमें लाश पड़ी हुई मिलती है। पुलिस तुरंत पूरे रूम को चेक करना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद उसकी पहचान सामने आ जाती है उस आदमी की। उसका नाम होता है वांग मिनहो, जिसकी उम्र कम से कम 38 साल थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस वांग मिनहो के बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन निकालती है, मामला और भी इंटरेस्टिंग होता जाता है, क्योंकि वांग मिनहो का पास्ट बिल्कुल भी क्लियर या साफ नहीं था। कुछ साल पहले उसने अपनी वाइफ की हत्या का शक था उसके ऊपर, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ ये साबित नहीं कर पाई कि उसने जानबूझकर उसकी जान ली थी, इसलिए उसे मर्डर की सजा नहीं मिली, बल्कि 3 साल बाद की पनिशमेंट के बाद वो बाहर आ जाता है। और अब सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वांग मिनहो के बाहर आने के 3 दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस को रूम की जांच करते हुए पता चलता है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है, और गोली इतनी एक्यूरेटली, मतलब कि सटीकता से मारी गई है
है कि पुलिस को तुरंत शक होता है कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। फोरेंसिक टीम बताती है कि उसकी मौत को 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और ऊपर से वांग मिनहो ने अगले दिन की फ्लाइट भी बुक कर रखी थी। मतलब वो शायद देश छोड़कर कहीं जाने वाला था, लेकिन उससे भी पहले कोई उसे खत्म कर चुका है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वांग मिनहो को किसने मारा था और इतनी दूर से इतनी परफेक्ट शॉट आखिर किसने लगाई, क्योंकि अगर उनका शक सही था तो ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था। इस बार बाय द यॉर्क के हाथ एक केस लगा था जो बाहर से देखने पर एक नॉर्मल एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन जैसे ही इस केस की डिटेल वो देखता है उसे कुछ चीजें काफी सस्पिशियस लगने लगती हैं। दरअसल मुसान में जो कार एक्सप्लोजन हुआ था, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसमें एक आदमी की डेथ हो जाती है, न्यूज में उसकी स्टोरी चल रही थी ये तो एक एक्सीडेंट है, लेकिन ये बात कुछ ठीक नहीं लगती है क्योंकि जिस आदमी की मौत हुई थी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक ड्रग डीलर था जो पहले भी कई बार जेल जा चुका था। इतना ही नहीं, उसके ऊपर वायलेंस और मर्डर जैसे सीरियस केसेस भी थे और इंटरेस्टिंग बात ये थी कुछ साल पहले ही जेल से वो बाहर निकल कर आया था। शायद ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था और हो सकता है कि किसी ने पहले उसे टारगेट किया हो और पूरी घटना को एक कार एक्सीडेंट जैसा दिखाया गया हो, लेकिन बाकी लोग बाय द यॉर्क की बात को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो बस ज्यादा सोच रहा है। उनसे एक सीधा सवाल करता है, अगर ये सच में एक्सीडेंट था तो इतनी सारी चीजें एक साथ इतना परफेक्टली कैसे हो जाती हैं? और यहीं से ये केस एक सिंपल कार एक्सीडेंट से निकल कर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन बनना शुरू हो जाता है। जिस आदमी को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसकी डेथ का कनेक्शन आगे चलकर किंगफिशर से जुड़ने वाला है। अब यो बोना 3 साल बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन काम पर वापस आने के बाद उसका ध्यान बार बार अपनी बेटी युल पर ही होता है। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए बोना को युल की कॉल आती है। युल उसे बताती है कि उसने एक स्कैरी सपना देखा है जिसमें वो एक मॉन्स्टर को देखती है। बोना अपनी बेटी को बहुत शांत होने को कहती है, उसे डरने की जरूरत नहीं है ऐसा समझाती है, क्योंकि अगर वो बेबी शार्क वाला सॉन्ग गाएगी तो सारे मॉन्स्टर भाग जाएंगे। यानी बाहर से देखें तो बोना बिल्कुल एक नॉर्मल मदर की तरह लगती है, लेकिन ऑफिस में उसके आसपास के लोगों को पता है कि ये वही वुमेन है जिसे कभी किंगफिशर के नाम से जाना जाता था। एक कलीग तो मजाक में ये भी कह देती है कि किंगफिशर जैसी डेंजरस वुमेन अब एक मदर बन चुकी है। और बोना के लिए यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ उसकी छोटी बेटी है जिसके लिए वो एक प्यारी माँ है और दूसरी तरफ उसकी वो सीक्रेट आइडेंटिटी जिसके बारे में उसके हस्बैंड ताई सुंग को अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन उसी टाइम दूसरी तरफ एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डिटेक्टिव ली डोंग जिन ताई संग से मिलने आता है, दोनों किंगफिशर के नए केस के बारे में बात करते हैं। ताई संग पहले ही कह देता है कि वो इस केस को कवर नहीं करना चाहता, लेकिन ली डोंग जिन उसे पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या सच में ये किंगफिशर का काम है? और ताई संग को जितनी डिटेल्स पता चलती हैं उसके बाद उसका जवाब काफी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उसे भी लगने लगता है कि शायद किंगफिशर ने 4 साल बाद फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्लू तब मिलता है जब क्राइम सीन में एक बेबी शार्क स्टिकर बरामद होता है। पुलिस को उस स्टिकर पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, लेकिन ताई संग के घर में बिल्कुल ऐसा ही एक बेबी शार्क स्टिकर है, क्योंकि उसकी बेटी युल को भी बेबी शार्क बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये छोटा सा स्टिकर शायद एक रैंडम चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि जितना ताई संग इस केस के करीब जा रहा था उतना ही वो अनजाने में बोना की सीक्रेट लाइफ के करीब पहुंचता जा रहा था। अब न्योन ताई संग को धीरे धीरे लगने लगा था कि बेबी शार्क स्टिकर वाला क्लू इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये स्टिकर उसी जगह मिलता है जहां किंगफिशर ने अपना काम किया था। और ताई संग के लिए प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बेटी युल भी बेबी शार्क की बहुत बड़ी फैन थी। इसी वजह से वो सोचने लगता है कि आखिरकार किंगफिशर की स्टोरी का स्टिकर से क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन हम दूसरे सीन में देखते हैं कि योबना अपनी बेटी युल के साथ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही है। युल को एक बैड ड्रीम आया था तो बोना उसे प्यार से समझाती है कि डरने की जरूरत नहीं है। वो उसे बेबी शार्क का सॉन्ग सुनाती है ताकि युल आराम से सो सके। मतलब घर में बोना एक नॉर्मल मदर की तरह ही है। लेकिन कुछ देर बाद हम उसे एक दूसरी दुनिया में देखते हैं, ड्रोमी इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स टीम में। ये कोई नॉर्मल ऑफिस टीम तो है नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें उनके क्राइम की सही पनिशमेंट नहीं मिली है, और इस टीम में हर किसी की एक अपनी अलग स्पेशलिटी है। यांग ये सॉल डॉक्यूमेंट और पेपर वर्क हैंडल करती है। बोंग ताइमिन टीम के एडवांस इक्विपमेंट संभालता है। की यंगडू एक सीरियस एक जीनियस हैकर है और इन सब का लीडर है किम बोंग पाल। इसी बीच टीम में एक नया मेंबर भी आता है। सब लोग उससे मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं उसे टीम के काम करने के बारे में बताते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक नया क्लाइंट मीटिंग मिल जाता है। टारगेट है बाय द ह्योक। पुलिस के हिसाब से बाय द ह्योक की डेथ एक एक्सीडेंट जैसी दिखनी चाहिए और टीम का प्लान भी कुछ ऐसा ही है कि जब तक किसी को शक ना हो तब तक सब कुछ एक नॉर्मल एक्सीडेंट जैसा ही लगे। लेकिन इस ऑपरेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि बाय द ह्योक की गर्लफ्रेंड पास के एक विला में उसका वेट कर रही है।
इसीलिए टीम को टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रखनी होगी और जैसे ही टैक्सी टारगेट के करीब 100 मीटर दूर पहुंच जाती है तो टीम का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ किंगफिशर के नए केस को लेकर लोगों के बीच में काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस आदमी को उसने मारा है वो पहले ही कई क्राइम करके बच चुका था। इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि शायद किंगफिशर ने वही किया जो पुलिस नहीं कर पाई। लेकिन इसी बीच कहानी वापस बोना की तरफ आती है। बोना अब अपनी टीम में वापस आ चुकी है और उसकी मुलाकात एक नए मेंबर से होती है जिसका नाम है हो योन नाम से होती है। और योन नाम बोना को देखते ही उसे पहचान लेती है। वो कहती है कि उसके लिए किंगफिशर से मिलना किसी बड़ी बात से कम नहीं है, लेकिन बोना के लिए ये सब कुछ पुरानी बात है। वो अपनी सीक्रेट लाइफ से ज्यादा अपनी नॉर्मल फैमिली को एंजॉय कर रही है। इसके बाद डिनर में सब लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहीं ओ हियोन नाम अपनी बनाई हुई एक खास पॉइजन के बारे में बताती है जिसका नाम है मिस्ट। इस पॉइजन की सबसे डेंजरस बात यह है कि इसे बॉडी में जाने के बाद डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। टीम के लोग उसकी इस एबिलिटी को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन उसी रात बोना के लिए एक और इम्पोर्टेंट मूवमेंट होता है। वो अपनी बेटी यूल के साथ टाइम स्पेंड करती है और एक नॉर्मल मदर की तरह उससे बातें करती है। उसे देखकर शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यही वुमेन कभी किंगफिशर के नाम से जानी जाती थी। लेकिन तभी बोना की ये पीसफुल लाइफ थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि बाहर हो हियोन नाम उसका वेट कर रही है। वो बोना से कहती है काफी फनी बात है, इतनी फेमस किंगफिशर आज एक नॉर्मल मैरिड वुमेन बनकर रह रही है। बोना भी समझ जाती है कि हियोन नाम सिर्फ मिलने तो नहीं आई होगी। और जब हियोन नाम कहती है कभी कभी एक फॉर्मर फैन सबसे डेंजरस दुश्मन बन सकता है, तब बोना को एहसास हो जाता है कि इस लड़की के आने के पीछे कोई बड़ा रीजन जरूर है। और अब बोना और हियोन नाम के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है जिसमें बोना उसे समझाती है कि हर इंसान अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चॉइस करता है और हियोन नाम ने अपनी चॉइस से इस कंपनी को ज्वाइन किया है। लेकिन बोना उससे एक बात साफ बोल देती है, अगर वो यहाँ किसी हीरो की तरह लोगों को बचाने आई है तो शायद वो गलत जगह पर है, क्योंकि इस टीम में हर काम में एक रीजन होता है। और तभी हियो नाम बोना से एक स्ट्रेंज सवाल पूछ लेती है, अगर तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन ली जाए तो तुम क्या करोगी। बोना इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है, उसे लगता है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। लेकिन बोना को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि हियो नाम जल्द ही उसकी सबसे प्रीसिशियस चीज को टारगेट करने वाली है। कुछ टाइम के बाद हियो नाम के बारे में टीम को भी कुछ सस्पिशियस बातें पता चल जाती हैं। मैनेजर की आखिरकार रीजन मिल जाता है कि हियो नाम ने सेल्स टीम 3 ज्वाइन क्यों की है। और जब वो उसकी पुरानी फाइल्स को चेक करता है तो उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट सामने आता है। होनियो नाम का असली नाम हो सियोंग है और उसके फादर का नाम हो मैन सियोक है। कई साल पहले हो मैन सियोक एक अपराध से बाहर आया था, लेकिन उसी क्रिसमस की रात में योबोना ने मैन सियोक को मार दिया था। मतलब हो सियोक ने अपने पिता को खोया था और अब उसने जानबूझकर सेल्स टीम 3 ज्वाइन की है सिर्फ बोना तक पहुंचने के लिए। यानी शुरुआत से ही हियो नाम का असली मकसद काम करना नहीं था, वो यहाँ अपने पिता की मौत का बदला लेने आई थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है, क्योंकि अब हियो नाम ने ताइसंग को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वो उसे एक स्पेशल पॉइजन दे देती है जिसका नाम है मिस्ट, और वो साफ बताती है अगर ताइसंग को सही समय पर एंटीडोट नहीं मिला तो वो कुछ देर में ही मर जाएगा। अब बोना के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि हियो नाम आखिरकार उसे चाहती क्या है। और जब बोना उसे पूछती है क्या तुम मेरे हस्बैंड को मारना चाहती हो, तो उसे समझ आता है कि अब ये सिर्फ पुरानी दुश्मनी नहीं रही। इस बार हियो नाम ने सीधे बोना की फैमिली को निशाना बनाया है। फिर हम आगे देखते हैं कि पुलिस एक पुराने केस को चेक कर रही होती है। उस फाइल में ओ सियोंग से जुड़ी एक डिस्टर्बिंग एक्सीडेंट सामने आता है। केस में बताया जाता है कि उसके फादर के प्रिजन से बाहर आने के कई साल बाद उसने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की थी। लेकिन इस पूरे केस में एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, ओ सियोंग खुद इस घटना की एक इकलौती विटनेस थी। और जैसे जैसे पुलिस इस पुराने केस को समझने की कोशिश कर रही थी, उन्हें पता चलता है कि ओ सियोंग का कनेक्शन सिर्फ एक केस तक नहीं, क्योंकि वो इकलौती किंगफिशर की एक शूटिंग की भी ओनली विटनेस रह चुकी है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी, ओ सियोंग वो इकलौती बच्ची थी जिसे किंगफिशर ने कभी अपनी रियल आइडेंटिटी जानने दी थी। यानी बोना ने अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई थी, लेकिन ओ सियोंग को उसने खुद अपने बारे में बताया था। क्रिसमस की रात में छोटी सी ओ सियोंग अकेली और डरी हुई होती है और यहीं से उसकी और किंगफिशर की स्टोरी जो है शुरू होती है। लेकिन उस रात आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि ओ सियोंग आज तक किंगफिशर को भूल नहीं पाई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या किंगफिशर ने उस बच्ची को बचाया था या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। फिर हम देखते हैं कि ताइसंग एक कैफे में पड़ा होता है, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंकिंग कर ली है। तभी योबोना वहां पर पहुंचती है और उसे देखकर समझ जाती है कि ये सिर्फ अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है।
टाइसन भी बोना से सॉरी बोलने लगता है और प्रॉमिस करता है कि अपनी गलती ठीक करेगा आगे से। लेकिन इस पूरे सीन में एक बात थोड़ी सस्पिशियस लगती है, क्योंकि टाइसन को लगता है कि शायद उसके साथ कुछ किया गया था। वो बोना से पूछता है अगर उसे सच में जहर दे दिया जाता तो क्या वो उसे मार देती। बोना भी इस बात को मजाक में टाल देती है, लेकिन ऑडियंस को पता है कि बोना की लाइफ में अब सब कुछ नॉर्मल नहीं रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव ली डोंग जिन अभी भी किंगफिशर के केस पर काम कर रहा है। कुछ लोग किंगफिशर को क्रिमिनल मानते हैं, लेकिन डोंग जिन के सामने एक बड़ा सवाल है कि अगर किंगफिशर ने जिन लोगों को मारा है वो खुद क्रिमिनल्स थे, तो क्या इससे उसकी किलिंग्स जो सही हो जाती है। और यही इन्वेस्टिगेशन में एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। डोंग जिन को लगता है कि अगर वो किंगफिशर को समझना चाहता है तो उसे सिर्फ विक्टिम की फाइल्स नहीं देखनी चाहिए, उसे किंगफिशर की पूरी स्टोरी समझनी होगी। इसलिए वो अपने साथी से कहता है कि इन सारी फाइल्स को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें किंगफिशर का एक दूसरा साइड दिखाई देगा। लेकिन उसी समय एक न्यू केस सामने आ जाता है। जंगल में डेड बॉडी मिलती है और जब पुलिस उसकी जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि मामला सिर्फ मर्डर का नहीं है, क्योंकि बॉडी से कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स गायब है। अब पुलिस को शक होता है कि इसके पीछे कई ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग गैंग हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी एरिया में ड्रोमी इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स टीम 3B अपने कंपनी की वर्कशॉप के लिए आने वाली है। यानी बोना और उसकी टीम को भी पता नहीं है कि जिस जगह वो जा रहे हैं। अब डिटेक्टिव ली डोंग जिन और फोरेंसिक टीम के सामने किंगफिशर से जुड़ा एक और डिस्टर्बिंग केस सामने आता है। फोरेंसिक टीम बॉडी को देखकर बताती है कि ये आदमी करीब 3 से 4 हफ्ते पहले मरा होगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसके साथ भी वही किया गया था जो पहले विक्टिम के साथ हुआ था। बॉडी को जल्दी डिस्पोज करने की कोशिश की गई थी। अब डिटेक्टिव ली को समझ आ जाता है कि कोई रैंडम क्राइम नहीं है ये। वो अपनी टीम को गुनुंग ताइगोन के आसपास की पुरानी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स को चेक करने को कहता है, क्योंकि अगर कोई इंसान वहां से गायब हुआ था और बाद में उसकी बॉडी कहीं और मिली तो शायद वो इसी केस का विक्टिम हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बीच में किंगफिशर को लेकर एक और इंटरेस्टिंग क्लू सामने आ जाता है। उसके इस्तेमाल किए गए बुलेट्स और वेपन्स नॉर्मल नहीं थे। मतलब किंगफिशर के पास कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो उसके लिए स्पेशल वेपन्स रेडी करता है। और यहीं से एक और सवाल सामने आ जाता है, क्या किंगफिशर अकेले काम करती है या उसके पीछे पूरी एक टीम है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है ड्रोमी इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स टीम 3 का, और उसे देखकर बाकी लोग थोड़ा सरप्राइज होते हैं। लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही उन्हें एक नया वर्कशॉप अटेंड करने का ऑर्डर मिल जाता है। बोना के लिए ये वर्कशॉप सिर्फ एक नॉर्मल कंपनी ट्रिप नहीं है, क्योंकि उसे अपनी बेटी यूल को एक रात के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। यूल भी अपनी मॉम को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन बोना उसे समझाकर चली जाती है। और इसी के साथ सेल्स टीम 3 अपने नए मिशन के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता होता है कि जिस काम को वे एक सिंपल कंपनी वर्कशॉप समझ रहे हैं उसके पीछे असल में एक बड़ा केस छिपा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीन में इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। गुनुंग ताइगोन के आसपास एक के बाद एक लोग गायब हो रहे होते हैं। अब तक मिसिंग लोगों का जो नंबर है 7 तक पहुंच चुका है। पुलिस पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करना भी शुरू कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गुनुंग ताइगोन के आसपास बहुत सारे प्राइवेट विलास और गेस्ट हाउस थे, इसीलिए सस्पेक्ट को ढूंढना इतना इजी भी नहीं होने वाला था। इसी बीच में ड्रोमी इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टीम 3B उसी एरिया में अपने वर्कशॉप के लिए पहुंच जाती है। टीम को वहां देखकर सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वर्कशॉप शुरू होते ही उनका पूरा मूड जो है बदल जाता है। उन्हें अलग अलग गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं और सेल्स टीम 3 बाकी टीम्स के साथ compete करती है। कुछ लोग सीरियसली जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ लोग बस किसी तरह वर्कशॉप खत्म करना चाहते हैं। लेकिन रात में डिनर के दौरान बात अचानक किंगफिशर पे आ जाती है। एक टीम मेंबर कहता है कि वो सीक्रेटली किंगफिशर को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके हिसाब से किंगफिशर कम से कम उन क्रिमिनल्स को टारगेट करती है जो कानून से बच जाते हैं। लेकिन वही दूसरा आदमी बिल्कुल ऑपोजिट सोचता है। उसके लिए किंगफिशर कोई हीरो नहीं है। वो कहता है चाहे विक्टिम्स कितने भी बुरे क्यों ना हो, किसी को अपनी मर्जी से किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। यानी एक ही टेबल पर बैठे लोगों के लिए किंगफिशर की इमेज बिल्कुल अलग अलग है। किसी के लिए वो जस्टिस है और किसी के लिए वो सिर्फ एक डेंजरस किलर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जिस वुमेन की वो इतनी कैजुअली डिस्कशन कर रहे हैं वही किंगफिशर उनके बीच में मौजूद है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ये बोना की फैमिली अपनी नॉर्मल लाइफ में है। बोना की मदर घर पर खाना बना रही होती है और सबको खिला रही होती है और ताई संग भी उनके साथ बैठा होता है। उसे लगता है कि ये बस एक नॉर्मल फैमिली मोमेंट है, लेकिन ताई संग को अभी तक ये नहीं पता था कि जिस किंगफिशर के बारे में लोग बाहर बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा सीक्रेट उसके अपने घर में ही छिपा हुआ है। वर्कशॉप में शुरू में सेल्स टीम 3 का माहौल काफी ज्यादा मजेदार होता है। सब लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। खासकर मैनेजर ताइमिन को बाकी लोग लगातार ड्रिंक करवाने लगते हैं। वो खुद भी पीछे हटने वाला नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी हालत देखकर बाकी लोग उसे संभालने लगते हैं। मतलब बाहर से ये पूरा इवेंट एक नॉर्मल कंपनी वर्कशॉप जैसा ही लग रहा था, लेकिन असल में मैनेजर ताइमिन की टीम सिर्फ
यहाँ मजे करने नहीं आई थी, क्योंकि पुलिस को पहले ही पता चल चुका था कि गुनूंग ताइगोन के आसपास कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज चल रही हैं। इसी वजह से टीम के पास स्पेशल कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट भी था। उनका प्लान था कि पहले पूरे एरिया को दूर से मॉनिटर किया जाएगा और फिर जरूरत पड़ने पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद सिचुएशन पूरी अचानक बदल जाती है। असिस्टेंट मैनेजर की टीम से अलग हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसका कम्युनिकेशन डिवाइस भी काम करना बंद कर देता है और टीम को समझ नहीं आता कि असिस्टेंट मैनेजर की आखिरकार गया है। मैनेजर ताइमिन उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आखिरकार टीम उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और जैसे जैसे वो फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं उन्हें कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे थे। टीम को शक होता है कि शायद यही लोग उस पूरे सस्पिशियस ऑपरेशन के पीछे हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये लोग अकेले नहीं हैं, उनके पास डेंजरस इक्विपमेंट और वेपन्स भी हैं। अब सेल्स टीम 3 को समझ आ जाता है कि उनका ये कंपनी वर्कशॉप असल में एक बहुत बड़े क्रिमिनल ऑपरेशन के बीच आ चुका है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि असिस्टेंट मैनेजर की अभी भी गायब है। अगर वो उन लोगों के हाथ लग चुका है तो उसे ढूंढना अब सिर्फ टीम का काम नहीं बल्कि उसकी जान बचाने की रेस बन चुकी है। लेकिन सेल्स टीम 3 को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनका ये वर्कशॉप इतनी जल्दी एक डेंजरस सिचुएशन में बदलने वाला। अचानक कुछ लोग वहाँ पे पहुंचते हैं और पूरी टीम को पकड़ लेते हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करके बांध देते हैं और किसी को भी बाहर नहीं जाने देते हैं। टीम को समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये लोग उनसे चाहते क्या हैं। तभी पता चलता है कि इन लोगों ने टीम के हर एक मेंबर की एक प्राइस तय कर रखी है, करीब 300 मिलियन वॉन पर पर्सन। यानी ये पूरा मामला सिर्फ डराने का नहीं था, ये एक किडनैपिंग ऑपरेशन था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर यांग के पास इन अटैकर्स को हैंडल करने की पूरी एबिलिटी है, फिर भी वो तुरंत उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किंगफिशर के रूल्स के अकॉर्डिंग इन लोगों को अभी ग्रे माना जा रहा था, मतलब सिस्टम ने अभी कंफर्म टारगेट नहीं माना था और रूल बिल्कुल क्लियर था, जब तक सिस्टम अप्रूवल ना दे किसी को खत्म नहीं करना है। लेकिन अटैकर्स खुद टीम पर हमला कर रहे थे। अब टीम लीडर के सामने बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी। एक तरफ उसकी टीम की जान खतरे में थी और दूसरी तरफ किंगफिशर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी था। आखिरकार सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि इमरजेंसी अप्रूवल मांगा जाता है और अप्रूवल मिलते ही टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर यांग एक्शन में आ जाते हैं। टीम लीडर की मिलिट्री ट्रेनिंग और यांग की मार्शल आर्ट स्किल देखकर अटैकर्स को समझ आ जाता है कि उन्होंने गलत लोगों को पकड़ लिया है। लेकिन तभी जब सबको लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है, एक बूढ़ा आदमी अचानक पिस्टल लेकर सामने आ जाता है और अब पूरी टीम फिर से डेंजर में आ जाती है। और इसी बीच हमें सीन में दिखाया जाता है कि स्टोरी एक और इंटरेस्टिंग बात रिवील करती है। माँ है, वो नॉर्मल और कमजोर वुमेन नहीं है। तभी यू नाम उसे कहती है, मैनेजर यू कल बहुत कूल थी। बोना तुरंत पूछती है कल क्या हुआ था, और यही बोना समझाती है कि पिछली रात वाला मिशन असल में एक मीटिंग थी। मतलब उनका पहला काम क्रिमिनल्स को खुद पनिश करना नहीं था, बल्कि उन्हें लॉ के हवाले करना था, क्योंकि बोना मानती है कि पुलिस और कोर्ट का ये अपना काम है। हाँ, सिस्टम में लूप होल्स हैं और कई क्रिमिनल्स पनिशमेंट से बच भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार लॉ को इग्नोर कर दिया जाए। इसी बीच माउंटेन ताइकोन के मिसिंग हाइकर का केस भी सॉल्व हो जाता है। पुलिस को पता चलता है कि वो लोग इलीगल ऑर्गन ट्रैकिंग गैंग के विक्टिम से गैंग को पकड़ लिया जाता है और इलीगल ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व हॉस्पिटल पर एक्शन भी शुरू हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ली डोंगजिन और बियोंग सियांग हुन को एक और शॉकिंग पैटर्न मिलता है। पिछले 15 साल में रिलीज हुए कुछ डेंजरस क्रिमिनल में से 8 लोगों की मौत हो चुकी थी, और सबसे अलग बात, हर एक की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन वो जेल से बाहर आए थे। अब पुलिस को शक होता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, और अगला नाम सामने आता है पियो ग्योल सियोल। वो उसी दिन जेल से बाहर आने वाला था, लेकिन बाहर आते ही पियो को अपने ये का कोई भी रिग्रेट नहीं होता है। उल्टा वो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का मजाक उड़ाता है। 16 साल जेल में रहने के बाद पियो ग्योल आखिरकार आज जेल से बाहर आने वाला था, लेकिन जेल के बाहर का माहौल देखकर साफ था कि लोग उसके बाहर आने को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि पियो ग्योल पर एक बच्चे के साथ बेहद सीरियस क्राइम करने का आरोप था और इसी वजह से कई पेरेंट्स उसकी रिलीज का विरोध कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी किंगफिशर के पुराने केसेस को दोबारा चेक कर रही थी। उन्हें एक बहुत स्ट्रेंज पैटर्न मिलता है, लेकिन एक चीज सब में सेम थी, उन सभी की मौत जेल से बाहर आने वाले उसी दिन हुई थी। अब पुलिस को समझ आ जाता है कि ये शायद कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और तभी अगला नाम सामने आता है पियो ग्योल, क्योंकि वो उसी दिन जेल से बाहर आने वाला था। अब पुलिस को शक था कि पियो ग्योल ही किंगफिशर का अगला टारगेट हो सकता है, इसलिए ऑफिसर उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखने लगते हैं। उधर पियो ग्योल जेल से बाहर आता है। बाहर पेरेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पियो ग्योल के रिलीज होते ही सेल्स टीम 3 अपना प्लान शुरू कर देती है। उन्हें पता था कि पियो पार्क हुई डोंग के साथ मिलकर देश से भागने वाला है और बाहर जाकर फिर से बच्चों को टारगेट कर सकता है। इसीलिए किंग बोंग पाल और की यंगडो डिसाइड करते हैं कि पियो को रास्ते में ही रोकना होगा। प्लान था कि उसे सैमनियोंग रेस्ट एरिया पर इंटरसेप्ट किया जाए और फिर उसकी डेथ को एक नॉर्मल एक्सीडेंट जैसा दिखाया जाए। लेकिन तभी सिचुएशन बदल जाती है। पियो को शायद समझ आ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और अचानक वो रेस्ट
ऑस्ट्रेलिया से भाग जाता है। अब ली डोंगजिन और बियोम सियोंग हुन उसे ढूंढने लगते हैं, जबकि नो ताए संग भी मौके पर पहुंच जाता है। लेकिन पियो के पास पहले से भागने का एक और रास्ता भी था। उसका पुराना सेलमेट पार्क यूडोंग उसे कंट्री से बाहर निकालने के लिए बोट तक भी अरेंज कर चुका था। फिर भी पियो भागने से पहले अपनी पुरानी विक्टिम को एक बार देखना चाहता था, क्योंकि जब उसने उसे आखिरी बार देखा था तब वो सिर्फ 8 साल की थी। उसकी सोच कितनी डिस्टर्बिंग है ये साफ कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ यो बोना अपनी बेटी यूल के साथ बिल्कुल नॉर्मल टाइम स्पेंड कर रही होती है। बोना उससे पूछती है, अगर मम्मी रोज आपके साथ रहेंगी तो कैसा लगेगा? लेकिन यूल उल्टा बोल देती है, मम्मी आप काम पर जाओ। बोना हैरान होकर पूछती है तो यूल बताती है कि डैडी भी अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। फिर वो पूछती है, मम्मी आप क्या काम करती हो? बोना एक पल के लिए रुक जाती है। वो अपनी बेटी को अपना असली काम नहीं बता सकती थी, इसलिए बस इतना कहती है, नेसेसरी वर्क, दुनिया को जिसकी जरूरत है। एक तरफ बोना अपनी बेटी की माँ है और दूसरी तरफ वो किंगफिशर भी है। इधर पियो गिलचॉल पुलिस की कस्टडी से अचानक भाग जाता है। वो एक कार को हाईजैक करता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस कार में एक छोटा बच्चा भी मौजूद है। अब पुलिस की प्रायोरिटी सिर्फ पियो को पकड़ना नहीं बल्कि बच्चे को सेफली बचाना था। ली डोंगजिन अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देता है कि पियो को प्रोवोक नहीं करना है और बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले है। उधर से टीम 3 भी पियो की लोकेशन ट्रैक कर रही होती है। पियो को लगता है कि वो पुलिस से बच जाएगा, लेकिन तभी किंग बोंगपाल और उसकी टीम उसके करीब पहुंच जाती है। पियो अचानक अटैक करके बोंगपाल को घायल कर देता है और फिर बच्चे को लेकर दोबारा भागने लगता है। लेकिन अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो पुलिस को चैलेंज करते हुए कहता है, आओ मारो मुझे, और तभी दूर से एक स्नाइपर शॉट आता है। पियो गिलचॉल वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये शॉट किसी और ने नहीं, यो बोना ने लिया था। बोना का ये तरीका हमेशा अलग था। वो सामने से लड़ने के बजाय दूर से क्लीन शॉट लेती थी, खासकर उन क्रिमिनल्स के खिलाफ जो बच्चों को हर्ट करते थे। लेकिन पियो की डेथ ने पुलिस को एक नया क्लू दे दिया, क्योंकि पिछले कई सालों से कई डेंजरस क्रिमिनल्स की मौत भी जेल से रिहा होने वाले दिन ही हुई थी। लेकिन एक अच्छी बात भी हुई, पियो गिलचॉल जिस बच्चे को होस्टेज बनाकर ले गया था वो बिल्कुल सेफ था। उस बच्चे को एक ऑफिस में सोफा और ब्लैंकेट के साथ में पाया गया। मतलब पियो ने उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन किम बोंगपाल भी अभी परेशान था, क्योंकि बोना के स्नाइपर शॉट ने एक बार फिर पुलिस का पूरा ध्यान किंगफिशर की तरफ खींच लिया था। तभी की यंग डू उसे समझाता है कि यही बोना का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, क्योंकि जब पुलिस का पूरा फोकस किंगफिशर की तरफ रहता है तब टीम के बाकी लोग शांति से अपना काम कर सकते हैं। मतलब बोना खुद को डिकॉय बनाकर सारी अटेंशन अपने ऊपर ले लेती है। इसके बाद कहानी वापस बोना और यूल पर आती है। यूल के उठते ही बोना उसे हक करती है, सॉरी मम्मी को आज तुम्हारे साथ रहना था। यूल बस मुस्कुरा के बोलती है, तो मुझे बहुत सारे हक दे दो। बोना उसे कस कर हक करती है और जब यूल पूछती है व्हाट अबाउट यू मम्मी, तो बोना बस कहती है आई एम ओके, क्योंकि बाहर वो किंगफिशर है लेकिन यूल के सामने वो सिर्फ उसकी माँ है। वह होते ही तायसंग एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ योगोना और बेटी यूल के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो मजाक मजाक में तीनों के लिए अलग अलग एग्स बनाता है और कहता है कि हर डिश उनकी पर्सनैलिटी जैसी है। सब कुछ काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी यूल और उसकी मॉम की तरफ से एक रशिया से एक डॉल आता है। तायसंग पूछता है, तुम्हारी वो रशियन फ्रेंड योलगी? बोना कहती है हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी तायसंग ने उस फ्रेंड को कभी देखा ही नहीं था। उसे ये भी पता चलता है कि योलगी उनकी वेडिंग में भी नहीं आई थी। बोना बात को कैजुअली हैंडल कर देती है। ली डोंगजिन और बियोंग सियोंग हुन इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, लेकिन चीफ उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि पियो केस अब खत्म हो चुका है और दूसरे पुलिस स्टेशन का मामला लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन डोंगजिन को एक बात परेशान कर रही थी और तभी एक बड़ी पॉसिबिलिटी सामने आती है। शायद किंगफिशर सिर्फ स्नाइपर से नहीं, वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके टारगेट को खत्म करती है। इसी बीच स्टोरी एक नए टारगेट की तरफ मूव करती है। सेल्स टीम 3 के सामने इस बार टारगेट कोई छोटा क्रिमिनल नहीं था। उसका नाम था ताक जोंगू। ताक जोंगू एक पावरफुल फैमिली से आता था। उसके पिता 5 टीम कांग्रेसमैन थे और माँ एक बड़े बिजनेस फैमिली की हायर है। वो लड़कियों के साथ ड्रुग करके उनके साथ सेक्सुअल असल्ट करता था और अपने क्राइम्स की वीडियोस भी रखता था। फिर भी कोर्ट में उसे सिर्फ 2 ईयर सस्पेंशन सेंटेंस मिली। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था, बड़े लॉयर थे और विक्टिम को सेटलमेंट के लिए दबाया गया था। अब टीम 3 के सामने सवाल था, ऐसे आदमी को कैसे मारा जाए ताकि उसकी डेथ मर्डर नहीं एक्सीडेंट लगे। लेकिन पियो गिलचॉल के अचानक हुए केस के बाद टीम जानती थी अब पुलिस और मीडिया दोनों किंगफिशर पर ज्यादा अलर्ट है, इसलिए हर मीटिंग और हर टारगेट के लिए एक अलग प्लान बनाना जरूरी था। और तभी टीम को एक बात और पता चलती है, ताक जोंगू के पिता जल्द ही नेशनल असेंबली स्पीकर बनने की कोशिश कर रहे थे। मतलब अगर ताक जोंगू के साथ कुछ होता है तो मामला सिर्फ एक क्रिमिनल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसलिए टीम डिसाइड करती है जल्दबाजी करने के बजाय सही मौका देखकर एक बड़ा शॉक दिया जाएगा। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच टीम 3 को एक और क्लू मिलता है जो इस पूरे केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था, क्योंकि कभी कभी किंगफिशर सिर्फ क्रिमिनल्स को टारगेट नहीं करती थी बल्कि उन लोगों को भी देखती है जिन्हें सिस्टम ने नजरअंदाज कर दिया हो। और अब एक तरफ ताक जोंगू
योगो का मिशन रेडी हो रहा था और एक तरफ योगोना को अपना नया टारगेट मिल चुका था, लेकिन दूसरी तरफ उसके हस्बैंड ताइसंग एक ऐसे केस के पीछे लगा था जो बाहर से सिर्फ एक एक्सीडेंट लग रहा था। केस था कांग योंग हू का। कांग योंग हू कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। उसकी मौत एक फॉल एक्सीडेंट में हो गई थी। कंपनी का कहना था कि उस वक्त वो ड्रंक था, इसीलिए एक्सीडेंट में उसकी अपनी गलती थी। लेकिन ताइसंग को कुछ बातें अलग लगती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कांग योंग हू नॉर्मली ड्रिंक नहीं करता था। और फिर ताइसंग को एक और कनेक्शन मिलता है। कांग योंग हू की वाइफ पहले चेयरमैन सियोन तियोंग गिल के घर काम करती थी। अब ताइसंग को शक होने लगता है सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। इधर बोना की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग थी। उसे अचानक याद आता है आज ताइसंग की फैमिली का मेमोरियल डे है, मतलब अब उसे किंगफिशर वाली डेंजरस लाइफ छोड़कर एक नॉर्मल इन डॉटर लॉ की तरह घर के सारे काम संभालने थे। घर पहुंचते ही ओके सियोंजा यानी उसकी मदर इन लॉ उसे लगातार काम समझाने लगती हैं। कौन सा खाना कैसे बनेगा, क्या टेबल पर रखा जाएगा, हर छोटी बात पर बोना को सुनना पड़ता है। और ऊपर से बाकी फैमिली मेंबर भी अपनी अपनी राय देने लगते हैं। बोना चुपचाप सब सहती रहती है, लेकिन सबसे ऑकवर्ड मोमेंट तब आता है जब ताइसंग अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए किचन में काम करने लगता है। वो बोना के लिए डिश वॉश करने लगता है और खाना बनाने में हाथ बटाता है, लेकिन उसकी माँ उसे ये करते हुए देख लेती है और फिर माहौल अचानक खराब हो जाता है। ओके सियोंजा को लगता है कि उसका बेटा अपनी वाइफ की वजह से जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन ताइसंग इस बार अपनी वाइफ की साइड लेता है। वो साफ बोल देता है जैसे मैं आपकी नजरों में आपका बेटा हूँ, वैसे ही बोना मेरे लिए सबसे अच्छी पत्नी है। उसने कभी भी ऐसी फैमिली लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की थी। लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम सामने आती है। यूल अचानक गायब हो जाती है। अब बोना के लिए बाकी सारी बातें पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि चाहे वो किंगफिशर हो या सिर्फ यूल की मम्मी अपनी बेटी को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। पता चलता है कि यूल वहाँ नहीं है जिस जगह वो थोड़ी देर पहले खेल रही थी। बोना की हालत तुरंत बदल जाती है। ताइसंग सबको इंस्ट्रक्शन देता है सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाओ। अब फैमिली का झगड़ा एक सेकंड के लिए मैं भूल चुका था। सबको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, यूल वापस मिल जाए। तभी एक विटनेस बताता है कि उसने यूल को प्लेग्राउंड के पास देखा था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई किसी को नहीं पता है। टायसन तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की कोशिश करता है और उसकी मदद से यूल की मूवमेंट, लेकिन फुटेज में पूरी कहानी क्लियर नहीं होती है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि यूल अकेली कहीं चली गई थी। अब बोना के लिए सिर्फ एक मिसिंग चाइल्ड केस नहीं था, ये उसकी अपनी बेटी थी। और अगर यूल को कुछ हुआ तो इस बार किंगफिशर नहीं एक माँ सामने आने वाली थी। यूल अपनी आंटी से पूछती थी बीबी घर कैसे जाते हैं। पहले तो उसकी बातें सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन फिर यूल बताती है कि उसे लगता है कि आसमान में उड़ने वाला एयरप्लेन लोगों को स्वर्ग तक ले जा सकता है। असल में कुछ समय पहले उसने मेमोरियल सेरेमनी के बारे में सुना था, जहां उसने समझा कि उसके मरे हुए रिलेटिव स्वर्ग में हैं और अब यूल उन्हें वापस लाना चाहती थी। तभी की योंग डू एक क्लू पकड़ता है। वो बताता है कि यूल को अगर एयरप्लेन्स देखना पसंद है, वो कभी रूफ टॉप पे उन्हें देखना चाहती थी। अब सब लोग तुरंत उस तरफ भागने लगते हैं और आखिरकार यूल रूफ टॉप पर मिल जाती है, लेकिन सिचुएशन अभी भी डेंजरस थी। यूल वहाँ खड़ी होकर कहती है मैं उन्हें वापस लाना चाहती थी एयरप्लेन से। बोना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यूल की अगली बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है। मैं नहीं चाहती कि मम्मी भी अकेली हो जाए। बोना समझ जाती है कि यूल असल में अपने हो चुके फैमिली मेंबर को लेकर डर रही थी। वो अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है आई एम सॉरी, मम्मी को तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, और फिर यूल को कसकर हग करती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ताइसंग को एहसास होता है कि यूल कितनी छोटी है, फिर भी वो लॉस और फैमिली को लेकर कितना कुछ समझने लगी है। इधर घर वापस आने के बाद फैमिली में सेरेमनी को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बोना की वजह से सेरेमनी कैंसिल हुई थी, इसीलिए उसकी मदर इन लॉ काफी नाराज होती हैं, लेकिन ताइसंग अपनी पत्नी का साथ देता है। एक तरफ यूल अपनी माँ खोने के डर से परेशान है और दूसरी तरफ बोना खुद जानती है कि उसकी जिंदगी में ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जिन्हें वो अपनी बेटी से कभी शेयर नहीं कर सकती। अब स्पेस टीम 3 के सामने अगला टारगेट था ताक जोंगू। अब वो होन्सियोंग कैसीनो में आराम से बैठकर गैम्बलिंग कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि ताक कैसीनो का 22वां फ्लोर वीआईपी गेमिंग रूम, जहाँ सीधे पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन टीम को एक रास्ता मिल गया। हर दिन पब्लिक गेमिंग रूम में सबसे ज्यादा चिप जीतने वाले प्लेयर को वीआईपी रूम का पास मिलता था। तो प्लान था कि यंग डू ब्लैक जैक खेलकर वो पास जीतेगा, लेकिन यंग डू ने सिर्फ लक पर भरोसा नहीं किया। उसने एक स्पेशल ग्लासेस सिस्टम बनाया था जो कार्ड्स को एनालाइज करके उसे सीक्रेटली सिग्नल देता है कि हिट करना है या स्टे, और देखते देखते यंग डू लगातार जीतने लगता है और वीआईपी पास उसे मिल भी जाता है। अब अगला स्टेप था तक जोंगू के ड्रिंक में एक ड्रग डाल। कुछ मिनट बाद उसके शरीर पर एलर्जिक रिएक्शन जैसा इफेक्ट दिखता है और तभी मैनेजर को डॉक्टर बनकर वहाँ पहुंचता है। प्लान सिंपल था, ताक जोंगू को किसी तरह कैसीनो से बाहर निकालना है और फिर बोना अपना काम कर देगी। लेकिन तभी दूसरी तरफ ताइसंग भी एक अलग इन्वेस्टिगेशन करते हुए चेयरमैन तियोंग गिल की कार तक पहुंच जाता है। प्लान फेल हो जाता है, लेकिन योगोना हार मानने वाली नहीं थी। वो खुद कैसीनो में जाने का फैसला करती है और कहती है अब मैं डायरेक्टली अंदर जाकर उसका पानी बदल दूंगी। टीम उसे रोकती
होती है क्योंकि अगर उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हुई तो पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता था। फिर भी योगोना कैसीनो में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो टारगेट तक पहुंचने वाली होती है, वॉन ताइसंग भी उसी कैसीनो में मौजूद था। वो किसी दूसरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए चेयरमैन जियोन सियोंग गिल तक पहुंचा था। यानी एक ही जगह पर बोना अपने सीक्रेट मिशन पर थी और उसका अपना हस्बैंड ताइसंग एक इन्वेस्टिगेशन पर था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उधर बोना को भी पता था कि अगर ताइसंग ने उसे पहचान लिया तो सिर्फ मिशन फेल नहीं होगा, उसकी पूरी सीक्रेट आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाएगी। ताइसंग तुरंत उससे इंटरव्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसीनो की सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं जाने देती है। लेकिन ताइसंग भी हार मानने वाला नहीं था। वो किसी तरह अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और अब उसका टारगेट सिर्फ एक था, चेयरमैन चियोन से सच निकलवाना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बिल्डिंग के अंदर योगोना भी मौजूद है। बोना इस बार एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर नहीं बल्कि किंगफिशर की मिशन पर आई थी। उसका टारगेट था तॉक जोंगू, एक ऐसा अमीर क्रिमिनल जो अपने पैसे और इन्फ्लुएंस के दम पर कानून से बचता आया है। बोना की टीम ने पहले पूरा सेटअप कर रखा था कि यंगू सीसीटीवी और कम्युनिकेशन संभाल रहा था, जबकि बोना को सही मौका मिलते ही टारगेट तक पहुंचना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कैसीनो की सिक्योरिटी बेहद टाइट थी और ऊपर से ताइसंग भी उसी बिल्डिंग में था। यानी बोना के सामने सिर्फ अपना मिशन पूरा करने का खतरा नहीं था, ताइसंग को वीआईपी फ्लोर तक जाने से रोक दिया गया था। और वहीं बोना भी सीक्रेटली आगे बढ़ती जा रही थी और तभी उसे पता चलता है कि ताक जोंगू भी अपने कमरे की तरफ आ रहा है। किंगफिशर की टीम के दो अलग मिशन अचानक एक ही टारगेट पर आकर टकरा जाते हैं। वो टारगेट था चेयरमैन चियोंग सियोंग गिल। टीम को समझ आता है कि उनका क्लाइंट और दूसरा ऑपरेशन का टारगेट एक ही है। टारगेट को खत्म करना नहीं था, बल्कि ये भी था कि पहले कौन उस तक पहुंचेगा। इसी बीच चियोंग सियोंग गिल के आसपास सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी जाती है, लेकिन एक महिला किसी तरह उसके करीब पहुंच जाती है और सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करने लगती है। उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ कह देती है, तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। एक तरफ टारगेट के आसपास लोग लगातार नजर रख रहे थे और दूसरी तरफ किंगफिशर की तरफ ये ऑपरेशन आगे बढ़ भी रहा था। कुछ ही देर बाद होटल के अंदर सिक्योरिटी को भी शक होने लगता है कि रूम 2408 के आसपास कोई कोई सस्पिशियस मूवमेंट है। टीम लगभग पकड़ी ही जाती है, लेकिन तभी एक एम्प्लॉय उन्हें देखकर भी इग्नोर करने का फैसला करता है। अगर अभी बिल्डिंग से निकल जाओ तो मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। बाद में सेल्स टीम 3 के मेंबर्स एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। वो यंग गैप, की योंगडू, मुन मियोरू और उनकी नई पार्ट टाइम मेंबर मुंदा राय। हर किसी का अपना अलग रोल है, खासकर की यंगडू जो टीम का हैकर है और मुंदा रे जिसकी स्किल देखकर बाकी लोग भी इम्प्रेस हैं। लेकिन हम दूसरे सीन में देखते हैं कि चेयरमैन जियोंग सियोंग गिल अपने कमरे में होता है, लेकिन तभी एक अटैकर उसके पास पहुंच जाता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन बाहर से किसी को अंदाजा नहीं होता है कि अंदर क्या चल रहा है। इसी बीच योगोना दूर से पूरी सिचुएशन पर नजर रख रही होती है। वो चेयरमैन जियोंग के कमरे की खिड़की के पास लाइट नोटिस करती है। वो समझ जाती है कि मामला नॉर्मल नहीं है। उधर सिक्योरिटी भी एक्टिव हो जाती है और लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए रोकने की तैयारी शुरू हो जाती है, खासकर उन लोगों को जिनका कनेक्शन जियोन सियोंग गिल और ताक जोंगू के साथ था। लेकिन तभी सिचुएशन अचानक बिगड़ जाती है। अंदर मौजूद लोग आपस में भिड़ जाते हैं और दूसरी तरफ बोना का भागने का रूट भी रेडी हो जाता है। की यंगडू रिमोटली केबल कार सिस्टम तक असेस करके उसके लिए रास्ता खोल देता है। बोना केबल कार के जरिए वहां से निकल जाती है। कहानी से बात हल्की सी पीछे जाती है। सेल्स टीम 3 के मेंबर अपने नॉर्मल ऑफिस लाइफ में दिखाई देते हैं। टीम के लोग मजाक करते हुए एक दूसरे को टीज करते हैं और दिन खत्म होने के बाद साथ में ड्रिंक करने की बात करते हैं। लेकिन तभी पूरी कहानी पलट जाती है। घर पर नॉन ताई सियोंग को टीवी से पता चलता है कि कैसीनो में 2 वीआईपी गेस्ट को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। न्यूज में साफ बताया जाता है कि किंगफिशर हैज रिटर्न। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि दोनों विक्टिम में से एक था चेयरमैन जियोंग सियोंग गिल, जबकि दूसरा ताक जोंगू पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा, और दोनों को सिर्फ एक एक गोली लगी थी। अब ताई सियोंग समझ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी मर्डर नहीं है। होंग सियोंग कैसीनो की तरफ निकलती है ताकि क्राइम सीन और सीसीटीवी फुटेज हासिल किए जा सके।